ऑनलाइन सोर्स का होगा ये ऑनलाइन सोर्स का सर जी आवाज आ रही है सर। पहले एक नजर वाइज के अगर हम कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ रहे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज या एक नजर वाइज के क्या क्या हो रहा है पिछले जो पेजेस देखा है। कबीन से कर कबीन से कर ये सही को 580W समझ आ गया था। 580W मेथड्स किस लिए यूज होते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए सर। वैल्यू और कॉस्ट सेम नहीं है सर, क्योंकि वैल्यू किस पे करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट है ना। कॉस्ट कैसे निकालते हैं? फाइफो या वेटेड एवरेज से, लेकिन उसका फिर कंपैरिजन किससे करते हैं? एनआरवी से। और सिलेक्शन किसकी करते हैं? फिर जो फिगर सिलेक्ट कर लेंगे वो उसकी फाइनल वैल्यू। तो कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं, फाइफो एंड वेटेड एवरेज। लेकिन कॉस्ट निकालने के साथ साथ आपने एनआरबी की वर्किंग भी करनी है ताकि पता चले कि फ्यूचर में चीजें बेचते को गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड। एनआरबी का फार्मूला देख के कहीं से बोला? देख के बोले सर जी, देख के बोले, ढूंढ के बोले? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस किन यूनिट्स की लेनी है? तो क्लोजिंग बच गई। देखिए क्लोजिंग यूनिट्स की कॉस्ट लेनी है और उन्हीं यूनिट्स की फिर एनआरबी लेनी है ताकि पता चले उन्हीं यूनिट्स पे फ्यूचर में गेन है लॉस है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो यूनिट्स इन हैंड है मल्टीप्लाइड बाय जिस प्राइस पे हम फ्यूचर में बेच सकते हैं, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ जाएगी फ्यूचर की। और अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है तो वो माइनस करके फिर जो फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड एज एनआरबी। हमने एक डाटा सा लिखा था उस पर इकट्ठे हो जाएगा। हमने इस डाटा की बेस पे ये डिसाइड किया था कि हमारे 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है। बताएं कॉस्ट क्या सर? एनआरबी कितनी आई थी? 520 आई। 520 फाइनली एनआरबी। और देयरफॉर हमें फिर नहीं हुआ नहीं, देयरफॉर हमें फिर इस वर्किंग रिजल्ट से पता ही चला कि फ्यूचर में गेन एक्सपेक्टेड है। और फिर हमें याद आना चाहिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है कि गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? क्या इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? क्या रिकॉर्ड हो जाना चाहिए क्या नहीं? लेकिन बात अभी मेरी खत्म नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने डिस्कशन की, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूँ। हमारा ईयर एंड था 30 जून 2021। तो यही बात भी मैं जरा कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप एक हेडिंग यहाँ पर पहुंचे, वहीं पे एक हेडिंग लिखे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2021। बस यहाँ तक लिख के हमने रुक जाना और पहले समझने की कोशिश करना। जिस एग्जाम्पल की बेस पे मैंने अभी आपसे लास्ट क्लास 10 में कॉस्ट और एनआरबी डिस्कस की थी, उसी एग्जाम्पल को भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ।
मैंने ईयर एंड वही लिखा है जिस ईयर एंड पे हमारे 10,000 यूनिट्स थे। तो मैं इसी सेम एग्जांपल को अभी कंप्लीट करता हूँ। आप ये बता सकते हैं जिस ईयर एंड पे मैं खड़ा हूँ ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2020। तो मैं बड़ा 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 की आपके सामने एक स्टेटमेंट बनाने लगा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग मैंने दिखानी है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने लिखने से पहले ध्यान से सुनना। ये स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है? सेल्स। फिगर्स मैं आपको समझाने के लिए कुछ अज्यूम कर रहा हूँ। फर्स्ट करें, जो हमने 2021 में चीजें बेची उनकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमें 4 मिलियन का रेवेन्यू सेल्स जनरेट होगा, ये हमारी इनकम होगी। क्या इस 40 मिलियन में इन 10,000 यूनिट्स की सेल भी होगी जिसकी मैंने ऊपर बात की? ये 10,000 यूनिट्स क्या है? तो साल के एंड में बचे हैं। तो मैं इस 40 मिलियन पे कैसे पहुंचाऊंगा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। तो जो इस साल बिके होंगे मैं उनकी सेल ले रहा हूँ। एनी कंफ्यूजन? देन मुझे ऑब्वियसली इसमें से क्या लेस करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है? अब यहाँ जो बड़ा मैं ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूँ वो 1 जुलाई 2020 वाले स्टॉक की बात कर रहा हूँ। एंड वंस अगेन इट इज नथिंग टू डू विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 यूनिट्स। वो साल के एंड में डिस्कशन होगी। वंस अगेन सपोज ये फिगर थी 4 लाख। जो साल के शुरू में यूनिट्स पड़े थे ये सपोज उनकी वैल्यू मैं वंस अगेन अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है? देन आगे क्या होता है? परचेजेस। सपोज परचेजेस वर 25 लाख। जो इस साल हमने चीजें खरीदी उनकी परचेज प्राइस है। देन अब आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा अपना डाटा देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, या सॉरी परसों लिखा था पहले। हमारे साल के पे 10,000 यूनिट्स थे। हम जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं मैं उसकी एप्लीकेशन बताने लगा हूँ। मेजरमेंट होती है इन्वेंट्री की हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। अब मैं ये समझाने लगा हूँ ये लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी से क्यों होने लगी। तरीका इसका क्या होता है? सबसे पहले यूनिट्स काउंट कर लें 10,000। देन उसकी फिर कॉस्ट फाइंड आउट कर लें आइदर बाय यूजिंग FIFO और वेटेड एवरेज, व्हिचएवर इज द केस इन द क्वेश्चन। फिर अभी देखते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप इसकी फिर एनआरवी की वर्किंग भी कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस। ऐसे ही मेरे सही वर्ड्स। हमें कब गेन एक्सपेक्टेड होगा, कब लॉस एक्सपेक्टेड होगा। अगर एनआरवी ज्यादा होगी, देखें जरा डाटा कॉस्ट, अगर आपकी कॉस्ट कम है और फ्यूचर में बेच के आपको नेट पैसे ज्यादा मिलने का चांस है तो हम गेन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ये कोई ऐसे साइंस तो है नहीं। और अगर हमें कम पैसे मिलने का फ्यूचर में चांस होगा, कॉस्ट ज्यादा है, इसी वजह से मार्केट कंपटीशन की वजह से खुदा न खासा हमारी चीजें खराब हो गई हैं, मार्केट प्राइसेस डाउन हो गई हैं, इसी वजह से भी अगर हमारी फ्यूचर में एनआरवी की फिगर, फ्यूचर की एनआरवी की फिगर कॉस्ट से कम हो गई तो देन फिर हमें लॉस एक्सपेक्टेड होगा। मेरे इस डाटा के मुताबिक हमें गेन एक्सपेक्टेड। ठीक है? अब 5 लाख एक फिगर है कॉस्ट की और 520,000 एक फिगर है एनआरवी। आप ये बताएं इसमें से सिलेक्ट किस फिगर को करें, हायर ऑफ को या लोअर ऑफ को? रीजन मैं बताता हूँ क्यों, लेकिन आप वाले प्रिंसिपल इज स्पीकिंग जो ऊपर पढ़ा हमने या जो ऊपर रूल लिखा था हमने, क्या रूल लिखा? इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट है। उसकी बेस पर एक फिगर सेलेक्ट कर लें, बाकी मैं बताता हूँ उस लोअर से होता क्या। 5 लाख उठाऊं या 520 उठाऊं? 5 लाख उठा लिया, लेकिन आपको समझाने के लिए राइट में बोर्ड पर देखें, मुझे यकीनन यहाँ 5 लाख लिख के लेस करना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। लेकिन अगर मैं 520 ले लूं, मींस कॉस्ट लोअर है लेकिन उसके बावजूद मैं एनआरवी लिख लूं, तो होगा क्या ये समझने की कोशिश करेगा। 5 लाख कॉस्ट थी एंड 520 एनआरवी, ये फिगर तो याद है ना? तो बेटा कंपैरेटिवली मैं हायर फिगर लिख रहा हूँ या लोअर फिगर लिख रहा हूँ?
आपको पता है कि हायर क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया जाए तो उससे फिर प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स है। मुझे यकीनन 5 लाख लिखना है, लेकिन अगर मैं गलती से फॉर एग्जांपल 520,000 लिख लूँ तो क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक 20,000 अगर लिखूंगा, ज्यादा 20,000 ज्यादा लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी 20,000 बढ़ जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लोजिंग अगर 20,000 ज्यादा लिखूंगा तो प्रॉफिट भी 20,000 से ज्यादा हो जाएगा। अब ये 20,000 है क्या? एक मिनट, क्या ये वही एक्सपेक्टेड गेन तो नहीं है जो इन दोनों के दरमियान बनता है? अब मेरे अगले वर्ड जरा ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक एनआरवी पे लिख लिया, हालांकि कॉस्ट कम है, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक एनआरवी पे लिख लिया हालांकि कॉस्ट लोअर है, तो क्या वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में होना है इमीडिएटली इसी साल रिकॉर्ड हो जाएगा? क्या अगर मैं 5 लाख लिखूं, इससे अगर आप एक वर्किंग कर लें, फिर जरा हमारे सामने आना, जरा यहाँ तक मेरी ब्रैकेट सॉल्व करिए, मेरा बॉक्स सॉल्व करिए। 4,25,29 लाख माइनस 5,20,000 सॉल्व करिएगा, मेरा ख्याल है 2380 बनेगा। सर ये नहीं लिखना सर, गलत हो गया सर। सर 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 बात तो पूरी होनी है, सॉल्व तो कर ले मेरा भाई। क्या आंसर आता है सर? और सर यही है कि कुछ होगा ना सर इसका आंसर, मतलब यही है क्या? मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर क्या बनता है सर? 2380, ठीक है। एक सेकंड के लिए आप सेल्स में से डिफरेंस लें। सोलह लाख बनेगा बेटा, कैलकुलेटर अलाउड है यार, प्लीज कैलकुलेटर अलाउड है, यकीन माने। मैं नहीं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा चाहे गलत हो जाए। दिस शुड नॉट बी द मिशन। जी सर, ये भी वही है। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस फिगर? व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस फिगर सर? इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। दोबारा फोकस करने का। मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितने की बजाय कितना लिखा? छोड़ दें बस, अब ये फिगर इतनी है, छोड़ दें कितना की है। मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितने की बजाय कितना लिखा? क्या मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा? मेरा ख्याल है कि अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, मेरा ख्याल। अभी आप बच्चे हैं, मासूम नौजवान हैं, हम अपने सामने वर्किंग करके देख लेते हैं कि क्या वाकई मेरी बात ठीक है या गलत है। अपने कैलकुलेटर पे 4 लाख लिखें, जल्दी हो जाए, जीरो कर। 4 लाख लिखें, प्लस 25 लाख लिखें, और माइनस 5 लाख जरा करें। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? 24 लाख पूरा। मेरा ख्याल है 24 लाख पूरा ना करेंगे। 5 लाख अगर आप लिखेंगे विथ मीन्स लोअर लिखेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 24 लाख है, और 24 लाख लिखने से 4 लाख 40 लाख में से माइनस करें 16 लाख बनता है। दोबारा मेरे वर्ड्स पे प्लीज गौर कीजिएगा, ठीक है? सॉल्व ना, मैंने हायर अगर फिगर लिखी, कितनी हायर? 20 लाख। अब वो कौन सी हायर फिगर है? फ्यूचर का एक्सपेक्टेड गेन है। अगर वो मैं क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिख लूँ 520 मिला के, मीन्स 20 भी ऐड करके 520 लिख लूँ, हालांकि कॉस्ट लोअर है, तो इससे क्या होगा? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इसी साल का उस एक्सपेक्टेड गेन की वजह से बढ़ जाएगा, विच इज अगेंस्ट द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर गेन एक्सपेक्टेड है तो वेट करें जब तक हो ना जाए। तो इस केस में, अब मेरे अगले वर्ड सुने, इस केस में अगर मैं कॉस्ट पे अपना क्लोजिंग स्टॉक लिख लूंगा तो क्या फ्यूचर का गेन फिर रिकॉर्ड तो नहीं होगा? तो क्या लिख लेने से गेन रिकॉर्ड हो जाएगा? क्या लिख लेने से? अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी पे लिख लूंगा तो एक्सपेक्टेड गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा, विच इज अगेंस्ट द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये मैं लिखवाता हूँ सर जी, मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ मैं लिखवाना, अभी मैंने लिखवाना है। पहले जरा अच्छी तरह समझ लें बात क्या हो रही है, फिगर्स देखते हैं। तो क्या इस केस में अगर कॉस्ट लोअर और लोअर कॉस्ट आप लिख लें
तो क्या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सही अप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स गेन कैन इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर, अब अगला क्वेश्चन आपसे, कॉस्ट लोअर है एनआरवी ज्यादा है, बोलेगा यहाँ पे क्या बोला मैं, कॉस्ट लोअर है एनआरवी ज्यादा है, और आप लोअर पे लिख लें कॉस्ट पे, तो क्या एक्सपेक्टेड गेन फिर इमीडिएटली रिकॉर्ड तो नहीं हो जाएगा, और क्या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन ठीक हो जाएगी। अब मैं जो बोल रहा हूँ मसल सेंटेंसेस, मैं इंशाल्लाह एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखवाता हूँ, उसे बात समझ आ जाएगी, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो। और मेरा ख्याल आप भी अगर ऐसे ही लिखें, ये नहीं लिखना था वो लिखना था, उससे क्या होना था इससे क्या हुआ है, जरा फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं। ये बिरमान का थोड़ी देर जरा कुछ अच्छी से ला देंगे। वो तो बंद हो गया सर। इधर भी से भी इधर उधर थोड़ी देर चला दो, फिर बाद में जरूरत पड़ी तो बंद कर दो। चल रहा, टेम्परेचर देख लो, मैंने नहीं रखा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स जब लिखेंगे तो काइंडली बताना। ये आप लोग भी लिख लोगे, देखना माइंड अपना। ये एक सेंटेंस लिखें जिसके नीचे बाय रिकॉर्डिंग the closing stock at cost when it is lower than NRV, by recording the closing stock at cost when it is lower than NRV, anticipated, ठीक, expectedly वर्ड है, समझा नहीं सर, सर anticipated gain will not be recognized anticipated gain will, ये फाइनली देख लीजिएगा, यही बात है हमारी, और हम ऐसा चाहते क्यों हैं, क्योंकि प्रोडेंस कॉन्सेप्ट की बना खिलाफवर्जी हो जाएगी। तो क्या अगर लोड है किससे, तो उसको लिखने से क्या हो जाएगा। 4-5 सवाल है मेरे इस जुमले में से, क्या लिख लेने से अगर वो किससे लोअर है क्या हो जाएगा, कॉस्ट लिखने से अगर वो एनआरवी से लोअर है तो फिर एंटिसिपेटेड गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है सर सब कुछ। एनी कंफ्यूजन फाइनली। देन जरा लॉस की सिचुएशन भी देखें अपने सामने, अगर लॉस हो ही एक्सपेक्टेड, एग्जांपल बनाएंगे।
अनदर एग्जांपल, जिसका भी एग्जांपल से जो पहले डिस्कस हुई है कोई लिंक नहीं है, इसके मैं जरा ईयर एंड भी काफी सारा डिफरेंट कर देता हूँ। फर्स्ट करें ईयर एंड अब हमारा 30th जून 2016 चलो, बस ये लाइन लिख कर रखिए, ईयर एंडेड 30th जून 16। ये रेडी है सब? देखिए बेटा, जब भी ईयर एंड आ जाता है तो तीन काम अब होने स्टॉक्स के एंड से। नंबर वन, सबसे पहले आप अपने बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे। लेट्स अज्यूम ये 50,000 यूनिट्स था। इसको काउंट करने का तरीका भी ये होता है कि साल के एंड में, मसलन अपना बिजनेस फॉर एग्जांपल गाड़ियां अगर खड़ी हैं शोरूम में तो गाड़ियां गिन लेंगे आप। तो वेयर हाउस में चीजें पड़ी हैं, वेयर हाउस, ठीक है, इसे कहते हैं वेयर हाउस। तो गोदाम में चीजें पड़ी हैं, तो साल एंड आ गया, गोदाम में जाएंगे, देख लेंगे, गिन के देख लेंगे कितनी कितनी कौन कौन सी चीज पड़ी है। तो इसे कहते हैं फिजिकली काउंट करना। तो पहला काम क्या होता है, चीजों को फिजिकली देख के गिन लिया जाता है कि कितनी पड़ी है। उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स। देन वो ये काउंट करने के बाद आप क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। या कैसे या फाइफो से या वेटेड एवरेज से। अगर ये चीजें मिक्सअप हो गई तो या फाइफो से या वेटेड एवरेज से। तो सपोज आपने, अब मैं कुछ फिगर्स कम कर रहा हूँ, मतलब वर्किंग अब हमें आइडिया है, तो क्वेश्चन करेंगे बाद में। लेट्स अज्यूम आपने कॉस्ट फाइंड आउट की तो 2 लाख रुपए कॉस्ट हुई, ठीक है सर? ठीक है सर, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? एनआरबी। एनआरबी का फॉर्मूला जरा सुना दो। बहुत से हजरात ने मेरे इस क्वेश्चन के बारे में महसूस ये किया है कि ये रेलिवेंट नहीं। एनआरबी का फॉर्मूला सुना दे सर जी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑप्शनल क्वेश्चन तो था नहीं। अब मैं उस वर्किंग में नहीं जा रहा, यकीनन अब एनआरबी कैलकुलेट की होगी तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस उठाई हमने। इन्हीं 50,000 यूनिट्स ने फ्यूचर में कितने का बिकना है, फिर इन पे बेचने पे कोई खर्चा आना है, वो डेफिनेटली सेलिंग एक्सपेंसेस लेस होने हैं। सपोज वो आपने जब काम कर लिया तो लेट्स अज्यूम ये एनआरबी 1,95,000 कैलकुलेट हो गई। देखिए नॉर्मल सिचुएशन तो यही होगी कि आपके यूनिट्स, आप देखें बिजनेस कर रहे हैं, चीजें खरीद के बेच रहे हैं, तो खरीद के बेचने पे अक्सर नॉर्मल सिचुएशन में प्रॉफिट ही एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से समटाइम्स हो सकता है आपकी चीजें पुरानी हो गई हैं, आउटडेट हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से लॉस का खदशा भी हो सकता है। तो अब ये वाला बिजनेस, वो पिछला बिजनेस आपने अपना समझा था, ये वाला मेरा समझ लें। बताएं मुझे कैसा लगना चाहिए? नहीं, मुझे तो यकीनन अच्छा ही लगना चाहिए, लेकिन वो रब का शुक्र है, अगर ये 195 भी ना मिलता मैं क्या कर लेता। लेकिन फिर भी क्या मेरे को गेन एक्सपेक्टेड है, लॉस एक्सपेक्टेड है सर? कैसे पता चला आपको? 2 लाख रुपया खर्चा है और नेट ऑफ 195 मिलना है। ये 5,000 क्या कहलाएगा? एंटीसिपेटेड गेन। अभी भी चीजें बेची नहीं है, एक वर्किंग की गई है और चेक किया गया है कि क्या गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस। इस केस में क्या महसूस हो रहा है कि लॉस एक्सपेक्टेड है। एनआरवी अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग गेन, और अगर एनआरवी कॉस्ट से कम है तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉस ऑफ 5,000 इन फ्यूचर। लिखें यहाँ। थोड़ा सा तेज 19 तक कर दो। अच्छा सर बंद कर देंगे एक दफा, सर एक दफा बंद कर देंगे सर, 5-2 मिनट चलता रहने क्या होगी वैसे, या फिर 29 पे कर दें ताकि गेम लगी रहे, आप भी इंजॉय करना शुरू हो गए। नहीं मैंने कहा इंजॉय करना, 29 तक ले जाए। जी सर जी।
इसकी बेस पर जरा एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ, हेडिंग लिखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, जिस साल के एंड पे हमने वर्किंग किया बिल्कुल उसी तरह जिस समय पिछले एग्जांपल में बात कर रहा था, 30 जून 16। स्टार्टिंग पॉइंट इस साल का होगा 1 जुलाई 15 वो बेटा अगले साल का होगा। तो 30 जून 16 पे एंड हुआ है साल, वो कब शुरू हुआ होगा सर? दोबारा पहले सिर्फ देखें, सपोज इस साल की सेल थी 30 लाख, ठीक है, इस साल की, इसी साल, तो कब एंड हुआ है? जो यूनिट्स बिके उनकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो ओपनिंग स्टॉक में लिख रहा हूं, ये मैं किस दिन के स्टॉक की बात कर रहा हूँ? 1 जुलाई 2015। एक ही बात बार बार पूछी जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ऐसे ही मतलब। प्लस इसमें होना है परचेजेस में, सपोज 26 लाख। अब आए दोबारा, बस वही बात जो मैंने लिखी है, लॉस रिकॉर्ड होना नहीं होना वो समझना। जी सर, अब आपका जहन क्या कहता है कि कॉस्ट अगर 2 लाख है और एनआरवी 195 है, तो मेरा स्टॉक अब किस पे मुहैया होना चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का प्रिंसिपल अगर अप्लाई करें तो अब लोअर एनआरवी बनती है, तो अब एनआरवी पे रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन मैं समझाने के लिए फिर वही कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया। क्या आनी एनआरवी चाहिए, लेकिन सपोज 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 हालांकि एनआरवी कम है, लेकिन सपोज मैं इस केस में भी कॉस्ट लिखूं, हालांकि मुझे लिखना क्या है 195। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर सॉल्व कीजिएगा, ये छोटे छोटे इश्यूज सही तरह जहन में फाइनल होने चाहिए। मेरा आंसर बताएं। 2650,000। देख रहे हैं पैसों को गिनने के हवाले से अभी आप कंफर्टेबल नहीं है सर, तो मेरा ख्याल है कि अभी आपके पास इतने पैसे आने भी नहीं चाहिए, कहीं घुमा ना दें आप, ये आ जाने चाहिए। तो गिन तो लेना यार, फिर एक दफा गिनने की प्रैक्टिस तो कर लेना। नहीं 26,50,000 ठीक है सर, ठीक ही होगा, डिफरेंस लें। 3,50,000 क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। रुक जाए, कोई कंक्लूजन ड्रॉ ना कीजिएगा, मेरी बातें चाहते गुजारिश सुनो। बिगेस्ट ठीक है जी, मैंने कॉस्ट की बेस पे वर्किंग कर दी। क्या इस केस में कॉस्ट एनआरवी से 5,000 ज्यादा? तो वही स्टोरी है सर, क्या मैं 5,000 ज्यादा स्टॉक लिख रहा हूँ? 2 लाख लिख के मैं 5,000 ज्यादा स्टॉक लिख रहा हूँ, आप बताएंगे उसकी वजह से मेरे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? 5,000 अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 5,000 ज्यादा हो गया होगा। लेकिन क्या लेकिन क्या जो फ्यूचर का लॉस है, फ्यूचर का जो 5,000 लॉस है, इसे इमीडिएटली रिकॉर्ड तो नहीं करना बाय यूजिंग कौन सा कॉन्सेप्ट? तो जरा 1 मिनट सुनना है आपने। अब जरा एक रिवाइज वर्किंग करें सही फिगर की बेस पे, मींस 195,000 की बेस पे, प्लीज सॉल्व कीजिएगा। 2655 हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, सॉल्व करके आना मुझे। क्लोजिंग स्टॉक कम कर रहे हैं हम 5,000, गौर से फाइनल आंसर देखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बताएं, 355 हो जाना है, 355 हो रहा है, 345 हो रहा है। कितने से क्या कम करने से क्या कितने से कम हो गया? क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपए से कम करने से ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी और ऑटोमेटिकली, सॉरी, 5,000 कम हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूँ, स्टोरी में सुनिए मेरे लास्ट वर्ड्स, क्या इस सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एनआरवी कम है
तो क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी पे लिखने से, सर जी मैं इधर, मेरी आवाज यहाँ से आ रही है, कहाँ ढूंढ रहे हैं मुझे, पूरी क्लास छान मारी, मैं तो यहाँ का बोला क्या हो गया, सारी स्टोरी बड़ा कर दी, मैं बंदा पता नहीं क्या मुझे ढूंढ रहा है। मिल गया सर, नहीं वो पीछे भाई है, पीछे पीछे तक मुड़ गया। क्लोजिंग स्टॉक को लोअर एनआरवी पे लिखने से क्या ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 रुपीज कम हो गए? क्या वो लॉस जो फ्यूचर में होना था एनआरवी पे लिखने से, अगर वो लोअर हो, इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाता है? देखिए इस केस में अगर मैं 2 लाख पे लिखता तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 3,50,000 होना था, लेकिन इस केस में अगर लॉस एक्सपेक्टेड है तो फिर कॉस्ट पे नहीं लिखना, एनआरवी पे लिखना है, जिसके लिखने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितना फ्यूचर का लॉस बनता होगा वो इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा, विच इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रूडेंस। तो प्लीज एक दफा इससे पहले कि आप लिखें प्लीज सही रिवाइज कर लें। अगर कॉस्ट लोअर हो, एनआरवी से कॉस्ट लोअर हो, तो कॉस्ट को लिखने से एंटिसिपेटेड गेन रिकॉर्ड नहीं होता, और अगर एनआरवी लोअर हो तो एनआरवी को लिखने से एंटिसिपेटेड लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाता है। और ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? वी हैव टू अप्लाई द प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब बात ठीक है यहाँ पे, पहले आप नोट कर लें, फिर मैं उसी तरह से जिस तरह पहले सेंटेंस लिखवाया था बस लिखवाता हूँ। जी बेटा डेफिनेटली। अब देखें ये हम अकाउंटेंट्स जो है एक किसी गिवन डेट पे खड़े होकर ही सोच सकते हैं कि अब क्या होना है क्या नहीं। हो सकता है फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाए, वो जब चेंज होंगी फिर उस वक्त देख लेंगे, फिर वो फ्यूचर में एडजस्टमेंट्स डेफिनेटली करनी पड़ेगी। स्टॉक सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होता। एक मिनट चांस दें मुझे, आखिरी जिंदगी में चांस समझ कर। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है हमेशा। आप इस तरह सेंटेंस कर लिया रखिएगा, स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है अनलेस उसकी एनआरवी कॉस्ट से कम हो। फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की वजह से अभी भी सेल प्राइस पे नहीं है, मतलब वो सेल प्राइस मुनासिब वर्ड नहीं है, इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस भी लेस हुए। अब ये सही है आपकी बात कि बाय डिफॉल्ट हमेशा स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। ओनली वन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल इज अगर उसकी एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम हो, लेकिन सेलिंग प्राइस पे कभी रिकॉर्ड नहीं। सेलिंग प्राइस पे ये भी नहीं है, ये सेलिंग प्राइस में से एक्सपेंसेस भी लेस हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक सेंटेंस अगर बोला जाए, हमेशा स्टॉक कॉस्ट पे होगा अनलेस वी आर एक्सपेक्टिंग लॉस इन फ्यूचर, इन दैट केस इट इज माय डाटा टू रिकॉर्ड द एंटिसिपेटेड लॉस इन फ्यूचर। निकालने ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने जरा मुझे लिख के बताना। ये आप हजरात ने बुक्स लेनी हुई, तो हजरात मेरे सामने बैठे हैं, तो मेरे अलावा बुकलेस मैंने तो परसों कहाँ से लेके जाइए, कुछ कर लेते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी का लिखते नहीं, बताता है नंबर प्लीज। जी बेटा आप लोगों को मैसेज एक आया होगा अपना एड्रेस सेंड करने के लिए, तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अपना जो भी एड्रेस है जहाँ पे आपने बुक्स मंगवानी है वो मेरा ख्याल आप लोगों से नंबर शेयर हो गया होगा, मुमकिन हो गया होगा बुक्स के सेंडिंग का। हाँ तो ये आप लोगों के साथ वो कुछ मेरा ख्याल फॉर्म शायद शेयर हुआ है, तो उसमें आपने अपना एड्रेस जिस पे आपको बुक्स मंगवानी है वो सेंड करना है। तो जिस पे आपने पहले बुक के लिए सेंड किया है अपनी पुरानी बुक के लिए, उसी के लिए फिर कॉस्ट बिल भी करना पड़ेगा।
बहरहाल 2-3 दिन में शायद मिल जानी चाहिए, सैटरडे को शायद डिस्पैच हुई है। बहरहाल अभी अभी हमें बुक की इतनी भी क्वेश्चन जरूरत नहीं है, तो इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ये सर जी नोटिस है, एक सेंटेंस लेके बात खत्म करें इसमें। बाय रिकॉर्डिंग by recording the closing stock by recording the closing stock at NRV when it is lower than cost, by recording the closing stock at NRV when it is lower than cost, anticipated loss will be recognized. Anticipated loss will be recognized immediately. जी सर जी, फाइनली सब कुछ क्लियर है सर। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, सबसे ऊपर जो कॉन्सेप्ट लिखा है, इन्वेंट्रीज आर मेयर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। अगर कोई आपसे पूछे, नोट कर लिया सबने, अगर कोई आपसे पूछे कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल क्यों है, तो क्या उन दो शॉर्ट सेंटेंसेस में उसे समझाया जा सकता है। नंबर एक, ताकि अगर एंटिसिपेटेड गेन है तो वो रिकॉर्ड ना हो, और अगर एंटिसिपेटेड लॉस है तो रिकॉर्ड हो जाए, सिंपल इज दैट। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स हमेशा अगर कभी जरूरत पड़ी तो हमेशा हम क्या सोचेंगे कि इन्वेंट्रीज आर मेयर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। हाँ, अगर सपोज किसी क्वेश्चन में हमें एनआरवी की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें एनआरवी की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर हम मजबूरन क्या करेंगे, कॉस्ट पे लिख लेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट और एनआरवी दोनों अवेलेबल हो तो फिर हम लोअर सेलेक्ट करेंगे और उसकी बेस पे वर्क। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन इंशाल्लाह करते हैं। तो आप लोग इस तरह करें, जिनके मुझे बता देंगे जिनके पास बुक नहीं, मैं फिर पेज दे देता हूँ। अब्दुल से बता है। अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र। एक पेज आपके सामने भी आएगा, मुझे भी जरा खोल के सुना हो गया ना। तो जरा 2-3 दिन बस बेटा, इंशाल्लाह ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बुक्स मिल जाएंगी, तो आपके साथ भी एक पेज अभी शेयर हो जाएगा। तो जस्ट मुझे 1 मिनट में मैं आपके सामने खोल देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की टेंशन इस चीज़ की नहीं रही, इंशाल्लाह मिलजुल के बस लगे हुए हैं, अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह हमारे साथ है। जिनके पास बुक है मुझे बताइए, मैं तो पेज नंबर बताऊँ। पेज नंबर 31 तो निकाल। जिन हजरात के पास प्लीज पेज नहीं है, अब्दुल रहमान साहब प्लीज पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्लीज। इस तरह दो दो करके ना, खुदा के लिए शाम हो जानी है। प्लीज 2-4 और दे दे, बच्चे एक एक ही लेंगे, बाकी पीछे पड़ जाए। इन पे भरोसा कर, बच्चे अच्छे हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, आधे वो हैं आधे वो हैं। तो 2-4 और दे दे, प्लीज दे दे, 2-3 उनको दे दे, दरम्यान में दे दे। अगर बुक है बेटा, पेज नंबर क्या बताया 31, पेज नंबर 31 ये मेरा बुक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। ये बेटा जरा पेजेस अगर लेके पीछे दे दे, जिनके पास अगर एक्स्ट्रा है तो कल लेके पीछे देते रहिए। जी बेटा, इंट्रो की फिलहाल इंट्रो के नाम से जो है उसकी बात करो।
सफ़े नहीं गिनने, ना पिछले ना अगले। सवाल नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। सबके पास आगे पेजेस? बस 1 मिनट आप जरा क्वेश्चन पढ़ें, मैं अभी आपके सामने खोलूंगा। जस्ट 1 मिनट। इंटरवल ही नहीं है सर इसका। जी सॉरी बेटा, पेज नंबर बताना जरा मैं भूल गया। पेज नंबर 31 है। ये नीचे भी जरा पता कर लेंगे, नीचे तो नहीं, नीचे कुछ है? नीचे हो गया पेज डिस्ट्रीब्यूट जिनके पास नहीं? ये सर क्वेश्चन नंबर 1 सर। आइए इसकी जरा रिक्वायरमेंट से पढ़ के शुरू करें। क्वेश्चन के नीचे इसकी रिक्वायरमेंट हो। प्रिपेयर रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अंडरलाइन करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपली मींस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कुछ पुराने वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स, इस तरह की गेम होती है समटाइम। इन वर्ड से जरा फेमिलियर होने की कोशिश कीजिएगा। लिख लिया करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रिपेयर रिवाइज्ड based on FIFO for valuation of closing inventory at cost or net realizable value, whichever is lower. Last sentence underline करें, selling expenses are 2% of sales, और assume year end is 30th June 2003. year start कब होगा? 1 July 2002. फर्स्ट लाइन से शुरू करें। Other company and importers of a particular item. Accountant of the company has prepared the profit and loss account following average method for valuation of closing inventory. थोड़ा सा बेटा इस डेटा में नीचे आएगा, एक तो टेबल बना हुआ इस पहली 2 लाइनों को फौरन बाद, लेकिन जरा थोड़ा सा नीचे आएगा, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा नीचे आएगा। इस टेबल के फौरन बाद एक लाइन पहले पढ़िएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट्स ऑन एवरेज मेथड। ऊपर वापस जाए फर्स्ट 2 लाइंस पे, और कहता है अकाउंटेंट कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉलोइंग एवरेज मेथड। असल में हुआ ये कि नीचे जरा देखें जरा, तो एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो बनी हुई है, इसमें सेल्स नीचे वैल्यू सेल्स, कितनी सेल्स 41.32 मिलियन, फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक वर्किंग में भी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है, फिर लेस क्या किया हुआ है, कुछ ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करके नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी हमारे सामने बनी हुई है, लेकिन उसको बनाते हुए कौन सा मेथड यूज किया गया है? एवरेज मेथड मींस वेटेड एवरेज मेथड, समटाइम शॉर्ट वर्ड्स हो जाते हैं। वेटेड एवरेज मेथड। हमसे अब क्या रिक्वायर्ड है? अब जरा दोबारा पहले रिक्वायरमेंट जरा सही फाइनल करें। हमसे ये रिक्वायर्ड है कि कॉस्ट हम FIFO से निकालें और फिर उसका कंपैरिजन भी करें नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, और लोअर सेलेक्ट करके रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएं। तो वो सब कुछ इंशाल्लाह हम बना लेते हैं। आप जरा अपना पिछला नॉलेज जो पिछले 1-2 दिनों में आपको इन्वेंट्रीज का मिला है, उसको ज़हन में रख के जरा ये स्टेटमेंट पढ़ें।
क्या हमें ये पता है कि हमारी इस रिवाइज वर्किंग से स्टेटमेंट में चेंज कहाँ होना है? सेल बदल जाएगी? सेल बदल नहीं जाएगी। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सिर्फ ये, हाँ क्लोजिंग स्टॉक बदलने से कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज होगी, ग्रॉस प्रॉफिट बदलेगा। एक और हिम्मत थोड़ी सी करें नीचे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बदल जाएंगे। नहीं सर जी, नहीं, ऑलरेडी कैलकुलेट हुए हैं। ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी कैलकुलेट हुए हैं। क्या क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट करते करते ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी बदल जाएंगे? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बदलेगा। सर ये FIFO वेटेड एवरेज NRV किसके लिए सिर्फ है? हाँ क्लोजिंग स्टॉक बदलने से कॉस्ट ऑफ सेल बदलेगी, उसके बदलने से ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट बदल जाएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सम सेम रहेगा, हाँ नेट प्रॉफिट बदल जाएगा अगर ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी गिवन है, इनमें चेंज नहीं। हाँ आपके जेहन में जो चीज आ रही है वो लास्ट लाइन आ रही है, वो लास्ट लाइन भी सभी हम यूज करेंगे फ्यूचर के सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए अगर एनआरबी की वर्किंग करनी है। ये जो 15 समथिंग फिगर है 1525000 1525900 सॉरी, ये क्या होगा जरा स्टेटमेंट देकर बताएंगे, इस साल के अगले साल के? वो तो एनआरबी की वर्किंग करते हुए सर हमने एक एस्टिमेट ये करना होता है कि फ्यूचर में सेलिंग एक्सपेंसेस क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन फ्यूचर के सेलिंग एक्सपेंसेस ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, इस वक्त आवाज ठीक है? पहले एक मिनट बताइए, यानी वो मेरे ख्याल लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से इशू आ रहा है। चलिए जी, हमारे सामने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बाय यूजिंग एवरेज मेथड बट अवेलेबल है, हमने इसी को रिवाइज करना है बेस्ड ऑन FIFO, कॉस्ट FIFO और NRV विच एवर इज लोअर। अब आ जाइए फर्स्ट ऊपर ऊपर से एक टेबल पहले बना स्टार्ट में, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी दी हुई है 1000, ठीक है। इसकी अमाउंट जो है वो यहाँ तो इसके सामने नहीं, लेकिन नीचे अगर स्टेटमेंट देखें हम तो 560,000 रुपीज दिए लगे, सही है सर? तो क्वांटिटी 1000 है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट 560, सही रिलेट किया मैंने। देन सर फिर डिफरेंट डेट्स पे कुछ परचेजेस दी हुई है, क्वांटिटी भी उसकी है और आगे उनकी रिस्पेक्टिव डेट्स की अमाउंट्स भी लग रही हैं, ठीक है। कैलकुलेटर एक मिनट उठाइएगा, ये जो लास्ट कॉलम में अमाउंट्स दी हुई परचेजेस की, इनका जरा एक सम करें, 8250,000 प्लस 8750,000, ये कैलकुलेशंस प्लीज किया करें। शायद आप समझ लें कि गेम अब आज से शुरू हो गई है। सारी परचेजेस की अमाउंट्स का सम करें, भाई ने टोटल ठीक किया है, अपना करें, तू ना करें, ही करें। 850, 8750, 6650, 13857, प्लीज टोटल करें।
50786, इनका जो बेटा सम बनता है वही नीचे एज इट इज परचेजेस के सामने भी आ रहा है। तो जो परचेजेस ऊपर दी हुई है उनकी टोटल फिगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी हुई है। ठीक है जी, सही है सब? चलिए टोटल वापिस आ जाए टेबल में, ऊपर टेबल। देन जब परचेजेस का डाटा खत्म हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो नेक्स्ट फिर सेल्स की क्वांटिटी आ गई। ऐसे ही है। अब अगर सेल क्वांटिटी ये है 57,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सेल ये है, तो क्या अगर जरूरत पड़े तो पर यूनिट सेल प्राइस आ सकती है? व्हाट इज 57,000? क्वांटिटी सोल्ड। व्हाट इज 41325000? सेल रुपीज। सेल रुपीज, ये सेल रुपीज बने कैसे होंगे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो क्या अगर जरूरत पड़े तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ सकती है? सॉल्व करने भाई ने बोली है, आप भी सॉल्व करके देखो। 41325000 कैलकुलेटर पे लिखें, डिवाइडेड बाय बोले सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू 725 समथिंग। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है सर? सेल, ओ सर ये तो आ गया 725। ये गरीब का नाम क्या है? सेल प्राइस पर, सेल प्राइस पर यूनिट। अगर 57,000 यूनिट्स बिके हैं और टोटल वैल्यू उनकी 41325000 है, तो वी कैन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, विच मेरा ख्याल राउंडेड फिगर है शायद। नहीं 725 पूरा है, नहीं 725 पूरा ही है, पॉइंट्स में तो नहीं। बता फिगर तो सही सॉल्व करें, मुझे पॉइंट्स में आंसर भेजा जा रहा है 72.54। ये क्या हो रहा है? जी डी वापस ऊपर टेबल में चले जाए। देन क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 16,800 और इन यूनिट्स की फिर एक वेटेड एवरेज की बेस पे अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट हुई है इस डेटा के मुताबिक 11688520। ये जो मैं फिगर्स को प्लीज एक दूसरे के साथ लिंक अप कर रहा हूँ, किसी को समझ आ रहा है? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 16,800 और उनकी वैल्यू कितनी गिवन है? 11.688250 मिलियन और 21 मेथड से स्टोरी बनी हुई है। अब डेफिनेटली बेटा एग्जामिनर अगर हमसे ये कह रहा है कि वेटेड एवरेज से बनी हुई है और हमने 5 से लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी से वर्किंग करनी है, तो एग्जामिनर की इस बात को चेक करना, चैलेंज करना कोई जरूरी तो नहीं है और हम मान भी लेंगे, हमें ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरा हमारी रिवीजन हो जाए कि वेटेड एवरेज कैसे किया जाता था, तो मैं आपके सामने कुछ रिवाइज करने के लिए एक बात रखने लगा हूँ। आप पहले सुनने पे फोकस रखिएगा। देयर आर हाउ मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 5 फॉर वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज एक मिनट जेन में लाए, क्या तरीका होता है वेटेड एवरेज से वर्किंग करने का? सबसे पहले एक रेट, सबसे पहले एक रेट निकाला और रेट जब आ जाता है तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आता है। पहले तो ये रिकॉल करना, स्टार्टिंग पॉइंट इज रेट पर यूनिट और रेट पर यूनिट इज देन मल्टीप्लाइड विद क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स टू गेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब रेट का एक फॉर्मूला होता है, फिगर बोले तो फॉर्मूला बोलो। मैं जरा फिगर्स ढूंढता हूँ, जरा आप भी देखें, सही ले उठा रहा हूँ। 560,000 ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट सबको मिल रहा है 5078600 परचेजेस डिवाइड बाय कंसंट्रेट ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स ऊपर टेबल में ढूंढे 1000 कैलकुलेटर उठाएं, परचेजेस के यूनिट्स प्लस करें, सॉल्व किया करें सजी। अब ये भी हो सकता है सर, जाने दो। और सर ये वाली कैलकुलेशन रहने ही दें, अगर यही कैलकुलेशन करनी है तो इस कैलकुलेटर को किसी को दे देते हैं सर। अगर ये मुश्किल कैलकुलेशन भी हम नहीं कर पा रहे तो सर फिर रहने ही दें। 72800 परचेजेस क्वांटिटी, सब लोग सॉल्व किया करें यार। ओके, ओपनिंग अलहदा हो गया,
1000 7 to 800 चाहिए नहीं सबका? कर ले फाइनल कर ले। ये आप रेट की वर्किंग करें, रेट की वर्किंग करें, आप बाद में लिखिएगा, अगर लिखना भी होगा काइंडली बाद में, मत जल्दी किया करें लिखने से। देखा लिखा स्टोरी बन जाती है, देख के लिख लिया फिर देख के लिख लिया, वो कहानी खत्म हो जाती वैसे। इस रेट को सॉल्व करें, ठीक है, जो भी आ रहा है आ गया आपके पास। ओपनिंग प्लस करके डिवाइड कर दें, ओपनिंग प्लस करके एक रेट निकालना है। ये रेट आया क्या, इसका नाम क्या है? नहीं नाम नाम, इट इज वेटेड एवरी रेट पर यूनिट। अगला स्टेप बताएं करना क्या है, इसको मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी बोले, क्वांटिटी 16,000 कर दें, मल्टीप्लाई करें 16,000। तो जो रेट आ गया उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से, और इंशाल्लाह आपके पास आंसर मैच कर जाएगा। अब आपके पास स्पेस बड़ा अवेलेबल है, बुक के पेज के स्टार्ट में भी देगा, यहीं कहीं लिखेगा, बुक पे ही लिखें बेस्ट रहेगा, जहाँ ये मैंने वर्किंग जैसे लिखी है। क्वेश्चन के नीचे जगह देखने अगर है, ऊपर देखने जगह है, इर्द गिर्द ही लिखिएगा, जब भी कभी रिवाइज करें तो एक दफा दोबारा याद आ जाना चाहिए। तो जो भी रेट आएगा फाइनली मल्टीप्लाइड बाय 16,800 is equal to 11,688,520. So this is the amount of closing stock based on weighted average method. जी सर, ये कोई कंफ्यूजन सर? क्या करेंगे सर सफे गिन के सर? जहाँ इतनी अकाउंटिंग हमने पढ़ ली वहां थोड़ी सी और, तो थोड़ी सी और ये नोटेड है प्लीज। मैंने सर अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक वर्किंग करा। क्या बनाना, रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कंपनी नेम ढूंढने दिया जाए, बिजनेस नेम, अदर एंड कंपनी, शुरू करें। और एंड में ईयर एंड दिया, एंड में ऑफ द ईयर एंडेड 30th June 2003। ये करें मेरे साथ ही काइंडली, स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करो। ढूंढने की सेल, दोबारा सोच रहे लिखते हुए, एनी चेंज इन सेल, व्हाई नॉट। देखिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बदल रहे हैं हम, तो जो यूनिट्स बेच दिए हैं
वो तो उतने भी बिकने जितने बिकने थे, वो थोड़ी वापस आ जाएंगे। एक दूसरा अगर फॉर्मूला यूज करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन से, इट इज नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। वो तो बिक गए, जिसने लेने थे ले लिए, जिस प्राइस पे लेने थे ले लिए। चलो आगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें भी जो अनचेंज चीजें हैं खुद सोच के लिखें। ओपनिंग स्टॉक 5,60,000, परचेजेस बेटा ये सब सेंड हो जाएगा, कर दिया होगा मैंने, ये कर दिया ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये जो भी है। आप मेरे साथ साथ रहे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ रहे जिनके पास बुक नहीं, टेंशन फ्री रख दें प्लीज। परचेजेस ढूंढने लिखें, 550, 560,000 was opening stock, purchases 50786 000। जी क्लोजिंग स्टॉक बी अनचेंज रहेगा, चेंज हो जाएगा सर। एक W1 लिखें, वर्किंग वन, इसी की तो स्टोरी है सर। कुछ नीचे 5-7 लाइनें छोड़ दें, अभी कॉस्ट ऑफ सेल आनी, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 5-6 लाइनें रखना, वर्किंग वन। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पिछले दिनों से बातें चल रही हैं वो सारी सही रिवाइज हो जाए, मींस 5 अब वेटेड एवरेज होपफुली हमने कुछ रिवाइज कर ली है। 5 क्या है, दोबारा एनआरवी, लोअर स्टोरी, ये सारी आपने मेरे साथ साथ पढ़ रहना। ये सबसे पहला डाटा देख के डिसाइड कर लें, इन यूनिट्स की बहस हो रही है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 16,800 लिखे, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 16,800। ओके, देन अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे बिटवीन कॉस्ट एंड एनआरवी, लेकिन कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए अब हमें यूज करना है 5 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिखें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए? ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फार्मूला रिवाइज करें। रिवाइज इन सेंस मतलब ठीक नहीं, मैं रिवाइज करें मैं मतलब बताता हूँ, रिवाइज इन सेंस कि ये स्टोरी थी क्या, पर छोड़े पिछले पेजेस पे अब ना जाए मेरा, वैसे अपने जहन में ढूंढते हैं कुछ चीज। मैं भी आइडिया देता हूँ, आप भी सोचें, मिलजुल के कुछ डिसाइड करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये है कि आइटम्स परचेज फर्स्ट आर अज्यूम्ड टू बी सोल्ड फर्स्ट, परचेज फर्स्ट सोल्ड फर्स्ट। इसके मैंने दो वेज आपसे डिस्कस किए थे कि फाइफो की बेस पे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कहाँ से बचे, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। हम दोनों रिवाइज करेंगे और फाइनली फिर आज ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा इजीएस्ट है, उस तरह भी पहुंच जाएंगे पहले, लेकिन पहले लॉजिकली क्लियर करें। मैंने आपको ये कहा था, बस करें सर, बस कर दें सर, यकीन माने बस कर दें, यकीन माने, सुनकर तो देखें, मैंने भी वही कहना पाई, यकीन माने, सुनकर तो देखें। स्टार्टिंग पॉइंट दो तरीकों में से नंबर एक ये है कि आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से गेम आगे बढ़ा लें। ये इन हो चुके हैं यूनिट से आउट हो चुके हैं, 57,000 यूनिट्स आउट हुए। कौन से आउट हुए होंगे? फर्स्ट वाले, अब फर्स्ट वाले से सीने कैलकुलेटर पकड़ा, सबसे पहले कौन से यूनिट्स थे हमारे पास? परचेजेस से पहले ओपनिंग भी थे, ये तो पिछले पीरियड से थे, तो सबसे पहले कौन से बिके होंगे? 1000 लिखे कैलकुलेटर। देन फिर अब तरतीब से डेट वाइज हमें डाटा गिवन है, क्या अगले 5 भी बिक गए होंगे? टोटल कितने होंगे? 6000 बनाने, टोटल कितने हैं?
टोटल करने कितने हमने 57 पूरे करने हैं, ठीक है। 14 भी गए, टोटल कितना हो गए 20,000 हो गए। 9,500 भी बिक गए होंगे, टोटल हो गए 29,500। हिम्मत जारी रखिएगा। 18,600 बिक गए होंगे, यहाँ तक टोटल कर देंगे, टोटल कर दें, टोटल कर दें। 18,600 तक का टोटल ओपनिंग मिला के 48,100 यूनिट्स यहाँ तक हो गए। क्या कुछ और भी बिके हैं? कितने और बिके हैं? अब पहले हमें एक और वर्किंग करनी पड़नी है, क्योंकि नेक्स्ट परचेज 15,600 यूनिट्स की है। आपके पास क्या आंसर आ चुका है 48,100, ये तो बिक गए हैं, लेकिन फर्दर और कितने बिके हैं कैसे पता चल जाएगा? -57,000 कर लें, तो पानी रहने दें। -57,000, व्हाट इज 57,000? टोटल यूनिट सोल्ड, तो 18,900 तक तो सारे यूनिट्स बिक गए होंगे। फर्दर और कितने बिके हैं? 8,900 और बिके हैं, कैसे पता चला? 57,000 को हमने माइनस किया 48,100 से, तो देयरफॉर अब जरा गौर से देखें, क्या 15,600 में से 8,900 और सेल हो गए होंगे? तो ये भी सेल हो गए, लेकिन क्या 15,600 में से कुछ बच भी गए होंगे? अब ये कैसे पता चलेगा कितने बच गए हैं? वैसे ही जैसे पता चलना चाहिए 15,600 में से माइनस करें 8,900, क्या ये 6,700 यूनिट्स और ये 10,100 यूनिट्स मिलजुल के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बन रहे होंगे? तो इन दोनों का एक मिनट सम करें। 6,700 यूनिट्स कहां से बचे? सेकंड लास्ट परचेज में से, और लास्ट परचेज 10,100 यूनिट्स की एज इट इज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो थे वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो दोनों का अगर सम करें तो आंसर बनता है सर, कितना बनता है? 16,800। बाद में लिखते हैं, कैसे लिखना आराम से लिख लेंगे, वो इशू नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली। तो व्हाट इज द फर्स्ट वे? यूनिट सोल्ड को ज़हन में रखें और फर्स्ट इन जो हुए थे उनको आउट करते चले जाएं जब तक यूनिट सोल्ड पूरे ना हो जाए। लेकिन अनदर वे डिस्कस ये हुआ था, एक रिवर्स वर्किंग पॉसिबल। अच्छा वैसे सही जो इसका कॉन्सेप्ट है ना वो यही है जो मैंने अभी पहले बताया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन वो जो दूसरा है ठीक है वो भी, लेकिन वो एक आप कह रहे हैं टाइम सेविंग के लिए, टाइम सेविंग के लिए है जो दूसरा तरीका है, ठीक है वो भी पता होना चाहिए, उसको अप्लाई भी करें। लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जब पहले चीजें खरीदी गई थी वो पहले सेल हो गई हैं और देयरफॉर जो नहीं सेल हुई वो स्टॉक में पड़ी। तो अल्टरनेटिवली डेफिनेटली हम कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है? सोल्ड यूनिट्स नहीं, अब स्टॉक के यूनिट्स देना। कितने स्टॉक के यूनिट्स? अब 16,800 को जेब में रख के हम एक रिवर्स वर्किंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट यूनिट्स तो सेल हो गए होंगे अकॉर्डिंग टू 5 को, तो क्या 10,001 यूनिट्स 10,100 यूनिट्स एज इट इज होंगे? कैलकुलेटर उठाएं। अब 16,800 टोटल थे, लास्ट परचेज थी 10,100 यूनिट्स की, और कितने अनसोल्ड हैं? अब ये 6,700 कैसे निकल रहा है? निकल कैसे रहा है? 16,800 माइनस लास्ट परचेज, लास्ट परचेज है 10,100 यूनिट्स की, इसका मतलब उसके अलावा भी स्टॉक में यूनिट्स हैं। तो अगर वो यूनिट्स हैं तो वो कहाँ से होंगे अब ये डिसाइड करना। 6,700 आ गए सबका, तो फिर ये कहाँ से यूनिट्स बचे होंगे? सेकंड लास्ट परचेज में से बचे होंगे, ठीक है। तो सेकंड लास्ट परचेज थी 15,600 की, उसमें से फिर 6,700 यूनिट्स शुड बी इन स्टॉक। तो दोनों तरीकों से क्लियर है। बाकी एक मिनट में तो लिख दूं, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। जी सर, अब इसको फिनिशिंग टच काइंडली इस तरह दे रहा, एक मिनट बोर्ड को देखें। ये जो बड़ा लास्ट परचेज है 10,100 यूनिट्स की, इसकी तो टोटल कॉस्ट एज इट इज हमें पता चल जाएगी 6,969, क्योंकि ये सारे यूनिट स्टॉक में है, इसलिए ये सारी कॉस्ट तो 10,100 यूनिट्स की कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। डन सर। लेकिन 6 सॉरी क्या था, नहीं नहीं सॉरी 6,969 सॉरी 6,969 000
देन उसके बाद ये जो 6700 यूनिट्स बचे हैं सेकंड लास्ट परचेज से, अब इसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़नी है। ये जो इसके सामने लिखी हुई कॉस्ट 15,600 यूनिट्स के सामने 11.31 मिलियन, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? लेकिन हमें इसमें से अपने 6700 यूनिट्स की कॉस्ट है। एक इजीएस्ट वे क्या हो सकता है, परचेजेस को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज से, और फिर जो फिगर आएगी उसका मल्टीप्लाई कर दें 6700 से। तो ये फिगर काइंडली लिख के सॉल्व करनी है। कैसे? एक मिनट 6700 यूनिट्स जो रिमेनिंग थे उनकी कॉस्ट कैसे निकालें? सेकंड लास्ट परचेज की अमाउंट बताएं जी, सेकंड लास्ट परचेज की अमाउंट बता दें। 11310 डिवाइडेड बाय 15,600 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6700। इसके दरम्यान में इसकी एक वर्किंग भी लिख लें और फाइनल आंसर दिखा दें। एक मिनट बच्चों को लिख लेने दें, मैं फिर लिखता हूँ। आप भी लिखो, आप पहले लिखें। आपको ये किसी को वर्किंग ना समझ आई हो? अच्छा, बाई चांस ना एक फिगर भी मैच कर रही है तो इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा। ये 725 शायद आ गया, तो वो जस्ट बाई चांस है कि सेकंड लास्ट परचेज का जो रेट है वो हमारी सेल प्राइस से मैच कर गया, तो उसको उससे कंफ्यूज ना कर लीजिए। ये क्या उठाया मैंने? परचेजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स जो बचे हैं 15,600 से। फोर 857,500 और फिर फाइनली इसका टोटल कर लीजिएगा 11,826,500 सही है सर। देख लेगा भाई क्या हो गया। ये वाला राइट सर मुझको दे दें झंझोड़ने वाला, बाकी आपस में इसमें लड़ाई ना कर लीजिएगा। 11,826,500 यानी कंफ्यूजन सर 15,600 कहां से आया? सेकेंड लास्ट परचेज की अमाउंट थी 11,310,000 और कितनी यूनिट्स परचेज हुए थे 5,500। तो इसको 5,500 से डिवाइड करके क्या आया? पर यूनिट परचेज प्राइस ऑफ द सेकेंड लास्ट परचेज, और उसमें से स्टॉक के यूनिट 6700 बचे थे, मल्टीप्लाई करके 6700 यूनिट्स की हमारे पास प्राइस आ गई। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे ओके हैं? कॉस्ट में करवाया था? कॉस्ट क्या चीज है? ये बात हम कॉस्ट में कल परसों इंशाल्लाह करेंगे, याद से मुझे याद करो। क्या कॉस्ट में फाइफो और है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइफो और है? और सर जी ना करें, बच्चों को इस वक्त तंग ना करो, मैं इंशाल्लाह दिल को तंग करूंगा परसों, मुझे सुबह याद होना। आपने मुझे बताना ये है दोबारा घर से देख के। अब ये क्वेश्चन अगर मुझे याद आ गया आपने जरूर बताना, मुझे कहीं भूलना नहीं। मुझे परसों में ये देख के बताना है कि इस सवाल में और किस सवाल में आपको डिफरेंस महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो सवाल है इस तरह का कोई सवाल अभी तक कॉस्ट में आए ही नहीं। वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, ये ट्रेडिंग है, और इसके बाद हम इस क्लास में फर्दर रिस्क नहीं ले सकते। ये अभी कहाँ है और कहाँ आना है, और आप कहाँ की बातें कर रहे हैं। तो कहाँ की बातें जो आप यहाँ कर रहे हैं इंशाल्लाह वो वहाँ कल करें, परसों करें। कोई एक भी सवाल मैच नहीं करता इस तरह का, वहां में किसी प्रोडक्शन का डेट वाइज डाटा ही नहीं है। ये और चीज है, आप इसे लिंक कर लीजिएगा। आप देखिएगा इसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3, 5, 7 जहां जहां देखना चाहें।
जहां जहां FIFO था वहां देखिए। अगर इसे समझ आ रही होगी तो इसे नहीं आ रही होगी, तो क्योंकि उसको समझा ही नहीं रहा मैं, अल्लाह का शुक्र उसको समझ नहीं आ रही। जी सर, जी सर, आ जाए वापस, आ जाए वापस, आ जाए वापस। जी क्लियर है जी सारे इस वर्किंग से। तो बेटा हमारे क्लोजिंग स्टॉक, लेट्स मेक अ क्विक रिवीजन ऑफ द स्टोरी। व्हाट आर द क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स? 16,800 यूनिट्स, 16,800 यूनिट्स। FIFO मींस होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, व्हिच मींस पहले यूनिट्स बिक गए और देयरफॉर एंड वाली यूनिट्स में से स्टॉक बचा। तो हमारा ये टेबल हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये टेबल हमें ये बता रहा है कि लास्ट परचेज की क्वांटिटी थी 10,100, टोटल यूनिट से 16,800। इट मीन 16,800 में कुछ और यूनिट्स भी हैं इस परचेज के अलावा। तो डिफरेंस प्लीज सॉल्व किया करें। बहुत से लोग वर्किंग करते नहीं और सिर्फ उनका फोकस ये होता है कि अब मैं टाइप करके लिख दूं, रिपीट कर दें। ये मैं फिर रिपीट कर दूंगा, अगर आपने सॉल्व ना किया तो आपको फिर समझ नहीं आनी, लेकिन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये समझ आने लगा है। 16,800 लिखेंगे तो माइनस करके 10,100 जब आप करेंगे तो 6,700 का एक मासूम सा आंसर हमारे सामने आ गया। तो 6,700 यूनिट्स फिर कहां से बचे होंगे? सेकंड लास्ट परचेज से। लेकिन सेकंड लास्ट परचेज 15,600 यूनिट्स की है, देयरफॉर वहां से पहले एक पर यूनिट निकाल लिया और इस पर यूनिट की वर्किंग करके मल्टीप्लाई बाय 6,700 से हमारे पास आंसर आ गया। अब क्लियर है प्लीज सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई और सवाल? चलिए सर जी, जरा वापस सारा फोकस बोर्ड की तरफ। अभी तक हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि यूनिट से 16,800 और बाय यूजिंग 5 कॉस्ट आ गई है। लेकिन अपनी जरा रिक्वायरमेंट की तरफ जाएं। हमने कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन एनआरवी निकालेंगे तो पता चलेगा विच एवर इज लोअर। तो अब नेक्स्ट वर्किंग करेंगे इन्हीं यूनिट्स की एनआरवी। तो आज जरा एनआरवी की वर्किंग रिवाइज कर लेना सर। जी अभी बटन लिख के कर लेते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का जरा फॉर्मूला एक दफा दोबारा लिख लेते हैं ताकि जहन में रिवाइज हो जाए। देखें जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एक मिनट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, पहले इसी की वर्किंग करा तो डेफिनेटली एक लाइन रख के फिर लिख लेंगे एक सेलिंग एक्सपेंसेस। जी बिल्कुल ठीक है, ये कठिन नहीं सर। सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिन यूनिट्स की कॉस्ट आई है उन्हीं यूनिट्स की एनआरवी है। तो किन यूनिट्स के एंगल से वर्किंग हो रही है? 16,008। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, देखना हम ये चाह रहे हैं कि इन यूनिट्स को बेच के फ्यूचर में कितने नेट पैसे मिलेंगे। उसकी कैलकुलेशन मैंने स्टार्ट कर ली है बाय कैलकुलेटिंग बाय स्टार्टिंग द वर्किंग ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इसमें क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बेच दिए हैं या बेचने हैं फ्यूचर में। दिस वर्किंग ऑब्जेक्टिव इज टू चेक वेदर वी आर एक्सपेक्टिंग गेन और लॉस। तो वापस गेम उधर ही घूम के वापस आ, और सर ये मल्टीप्लाई से करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। लेकिन इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्या इन यूनिट्स को फ्यूचर में बेचना है? तो आइडियली आइडियली फ्यूचर सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। क्या ये हो सकता है इस साल की सेल प्राइस डिफरेंट हो और नेक्स्ट ईयर हमारा किसी डिफरेंट प्राइस पे बेचने का प्लान हो? इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो अगर आपके पास करंट ईयर की प्राइस भी हो और फ्यूचर की भी प्राइस हो, तो प्रेफर किसको होना चाहिए? फ्यूचर की। क्यों? क्योंकि इन्हें बेचना ही हमने फ्यूचर में। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है? इन दोनों में करंट सेलिंग प्राइस और करंट मींस जो इस साल बेच रहे थे और फ्यूचर मींस जो अगले साल जिस पे बेचना है, इनमें डिफरेंस हो सकता है। एनआरवी की वर्किंग क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड है, तो प्रेफरेबली हमें फ्यूचर की सेल प्राइस चाहिए। आए सवाल में ढूंढें। सवाल का डेटा देख के बताएं कोई इंफॉर्मेशन के नेक्स्ट ईयर हमने यूनिट्स कितने पे बेचने हैं।
नहीं, एक 725 आपने निकाला था, एक 725 थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन करते करते निकाल रहे थे, वो कैसे निकाला था, जरा रिवाइज करें देन। वो कैसे किया था, नहीं फिगर्स बोले जरा। वो सेल की अमाउंट ली थी, सोल्ड यूनिट्स लिए थे, तो क्या वो इस साल की सेल प्राइस नहीं है? इस साल की सेल, इस साल के यूनिट सोल्ड, तो वो तो इस साल की सेल प्राइस है। आइडियली हम कौन सी ढूंढ रहे हैं? फ्यूचर की। अगर फ्यूचर की सेल प्राइस होती जो है नहीं, तो हम उसे प्रेफर करते हैं, उसी के बेस पे वर्किंग करते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर सेल प्राइस नहीं है, तो फिर हम मजबूरन क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो इस साल जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उसी पे ही फ्यूचर में बेचेंगे। लेकिन क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है? तो आइडियली क्या चाहिए, ये जो मैंने स्टोरी आपके सामने बोली है, जहां हम एनआरबी की वर्किंग कर रहे हैं, उसके नीचे 4 लाइनें रखें, 1 2 3 4 गेम के, और एक स्टोरी लिखा हुआ इन द वर्किंग ऑफ एनआरबी। फ्यूचर सेल प्राइस इज रिक्वायर्ड, फ्यूचर सेल प्राइस should be used in the working of NRV. Future sale price should be used if, however, it is not available, if, however, it is not available, then use current sale price. In the working of NRV, future sale price should be used. If, however, it is not available, then use current sale price. लॉजिकली सोचने सही है। अच्छा, करंट को भी क्या अज्यूम करके यूज करना कि यही फ्यूचर में भी होगी? ये फ्यूचर से इतना इंटरेस्टेड हम क्यों हुए? क्योंकि हमने इन यूनिट्स को बेचना ही फ्यूचर में, फ्यूचर में बेच के ये चेक करना कि गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड। एवरीथिंग इज क्लियर? तो बेटा आ जाए जरा, हमें फिगर शायद एक सॉल्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद निकाल चुके हैं हम। अब करंट सेल प्राइस भी फाइंड आउट करनी पड़नी, क्योंकि गिवन नहीं, सेल्स की अमाउंट है और सेल की क्वांटिटी है। कर लें सॉल्व, इसकी भी वर्किंग नजर आप जिनका नीचे पहुंचे थे आप वहीं वर्किंग लिखें इसकी। करंट सेल प्राइस, छोटी 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 चीजें सही तरह से जहन में सेट कीजिएगा प्लीज। 4135 डिवाइडेड बाय 57,000, ये 725 पर यूनिट। ये बेटा सही साहब, अगर यहाँ तक बेटा मसला हल हो गया तो इंशाल्लाह अगर वो हो गया तो वो भी हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? देन सर ये यूज करें इस फिगर को, 16,800 मल्टीप्लाइड बाय 725 इज इक्वल टू 12,180,000 12180,000। कैलकुलेटर पे ये फिगर आएगी। मुझे इतने गुस्से से क्यों देखा आपने? मैंने क्या किए? अब आप सॉल्व ही नहीं कर रहे तो 16,800 मल्टीप्लाइड बाय 725, 12180,000। ये डन। लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, करंट ईयर के फ्यूचर ईयर के, सोच रहे दोबारा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? जब कभी फ्यूचर में बेचेंगे तो उस वक्त का बेचने के खर्चे हैं उनका अंदाजा लगाया जा रहा है, ताकि पता चले उस वक्त फिर नेट कितना बचेगा उस वक्त।
तो वंस अगेन यहाँ कौन से खर्चे लेने चाहिए फ्यूचर के। एक फिगर जो हमें कंफ्यूज कर सकती है, ऐसे ही जो होनी नहीं चाहिए, कंफ्यूज करनी नहीं चाहिए। अपनी जरा स्टेटमेंट देखें जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बनी हुई है। नहीं, एक स्टेटमेंट बनी हुई है, उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से फिगर आ रही है। ये फ्यूचर के नहीं हो सकते। क्यों? ये इस साल की एक स्टेटमेंट बनी हुई है, तो इसमें इस साल की सेल, इस साल के खर्चे लिखे हुए हैं। हम किसकी तलाश में? तो इसकी बड़ा एसेट इंफॉर्मेशन जो है, अगर हम क्वेश्चन पूरा पढ़ें तो सिर्फ एक एंड में ही है शायद, लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन शायद। बेचने पे वो बता रहा है कि 2% सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो क्या इसको उठाया जा सकता है और कैसे यूज किया जा सकता है, ये इधर आप हेल्प करेंगे मेरी। अब एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस अगर मैंने फाइंड आउट करने आए इधर वर्किंग की तरफ, तो इस 2% को मल्टीप्लाई किससे करूं? ये किससे करूं? मेरा तो ख्याल उससे करता हूँ, वो जो 41325 दिया हुआ। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारी उस सेल की वजह से कितने एक्सपेंसेस होंगे, किस सेल की वजह से, जो फ्यूचर में होने हैं। तो which figure should be multiplied with 2%? क्लियर है सारा? वर्किंग लिखे इसकी। अगर आप इस साल वाले से करेंगे तो वो इस साल के खर्चे आ सकते हैं, और इस साल के खर्चे ऑलरेडी शायद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मिला के आ रहे हैं। बट वी आर इंटरेस्टेड विद expenses that will be incurred when these 16,800 units will be sold in the market to 43,600, और फाइनली नेट ऑफ करके 11,936,4। ये बेटा क्लियर है सारे, इंक्लूडिंग ऑल स्टूडेंट्स? ये स्पॉन्सर साहब समझ आ गई बेटा? अगर आप 41,325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ठीक है, लेकिन वो करंट ईयर के सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, which is nothing to do with this working. जी डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेट रिलाइजेबल वैसे था लिखे वर्ड। तो फाइनली ये जो नेट आंसर आता है एक्सपेंसेस लेस करके, दिस इज कॉल्ड एज एनआरबी। लेकिन एक आध दफा मेरे ख्याल इसका पूरे वर्ड्स भी लिखे हैं, ये ना हो कि एनआरबी का मीनिंग ही ना जेल में, एनआरबी बोल बोल के एनआरबी का मीनिंग ही ना गायब हो। एनआरबी स्टैंड्स फॉर, और बेटा 2% सवाल में से आया ये, इस तरह के अजीब सवाल ना किए गए। 2% कैसे, 2% वैसे, अब इसका क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? ये ले देखें, ये वैसे नहीं, ये ही हो सकता है। कैसे वैसे ठीक हो गया सर। तो देयर आर 2% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल, जिससे फिर मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेल से मल्टी 2% ऑफ सेल्स लिखा हुआ, तो इसलिए सेल से मल्टीप्लाई करके सेलिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं। जी सर, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी का प्रिंसिपल जहन में लाएं और बताएं फाइनली इन फिगर्स में से सिलेक्शन की हो रहेगी। तो लोअर इज कॉस्ट, lower is cost, that is 11,826,500। बताएं सोच के फिगर्स देख के क्या फ्यूचर में गेन एक्सपेक्टेड लग रहा है, तो क्या उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, तो क्या कॉस्ट लिखने से वो रिकॉर्ड होने से बच जाएगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए वाइंड अप करवाएं। आप इस फिगर को इस्तेमाल करें और कंप्लीट करने की कोशिश करें जो स्टेटमेंट हम बना रहे थे। क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग फॉर कर रहे थे लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी के बेस पे, वाइंड अप करने की कोशिश करें। प्लीज सर जी बस करें सर, तो मुझे हुक्म करें। कोई फिगर नहीं समझ आ रही बेटा मुझे बता, या मेरे लेवल की गेम नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, मुड़ के देख रहा हूँ। क्लियर है? कंप्लीट करें ना सर, इसे उठाएं 11,126। यस बने सर, ये मैंने कहा कि अगर आप 2%
सर जी जो सेल करनी है उसी का 2% एक्सपेंसेस होंगे ना यार, इसको इसी वक्त क्लियर करें सर। अगर एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल है तो इसी सेल का 2% होंगे ना। अगर आप करंट ईयर की सेल से ये 2% मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस आएंगे, और हमने फ्यूचर के एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई करना है, तो सॉरी हमने फ्यूचर के एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है। हमने ये देखना है कि जब 16,800 यूनिट्स बिकेंगे तो उन 16,800 यूनिट्स को बेच के कितने एक्सपेंसेस होंगे, तो उसके लिए हमें एक परसेंटेज दी हुई है 2% ऑफ सेल्स, तो ये 2% ऑफ सेल्स से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप 41 मिलियन से करेंगे मल्टीप्लाई, वो तो करंट ईयर के सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे जो ऑलरेडी सेलिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल हुए होंगे इस साल के। ठीक है सर। ये सर क्लोजिंग स्टॉक आ गया, फाइनली बोल दीजिएगा फिगर जरा यार। 11,826,500। बस करें बस करें, सब क्लियर है कि लोअर फिगर ले रहा हूँ? अब वैसे नहीं ले रहा, वो बात समझाने के लिए थी कि काट के लिखना है, वो जस्ट इसलिए था कि ताकि आइडिया हो जाए। तो इस एनआरवी के वर्किंग से पता क्या चला कि वी आर एक्सपेक्टिंग गेन इन फ्यूचर विच शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। ये डेरा आंसर बता दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल का। ये हमारे साहब जब नहीं दिएगा तो बेटा कर लेंगे इंशाल्लाह, जब गिवन है तो उस पैसे ही करें। 39,519,500 जी। रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट 180,180,550। अब ये 18 लाख पे गेम आ गई है, मिलियंस में से थोड़े से रह गए, 1.8 मिलियन रह गया, जीरो कम ज्यादा नहीं कर लीजिएगा जी सर। एक अमाउंट का मुझे खतरा है, ढूंढे कहीं ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो कस्टम में गिवन है, फिर सोच लें क्या उनमें भी कोई चेंज आएगा, सोच लें तसल्ली से सोच लें। मेरा तो ख्याल है, एक मिनट बोर्ड पे देखें, मेरा ख्याल सुने। एक फिगर है 1525900 जो करंट ईयर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए। मेरा तो ख्याल है जरा अपनी वर्किंग देखें जो अभी एनआरओ वाली की है, उसमें जो 243,000 आया, मेरा तो ख्याल है इसमें प्लस करना है। नहीं रीजन अगर मुझे ये ख्याल आ गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे बताएं मैं क्या जवाब दूँ उसका। मैं मुस्कुरा तो नहीं सकता जिस तरह आप मुस्कुराए, आपकी मुस्कुराहट की वजह। वो क्या है 243, ये क्या है? इट इज सिंपली अ वर्किंग सरी, दैट इज सिंपली अ वर्किंग कि जब कभी फ्यूचर में ये यूनिट्स बिकेंगे तो 12.18 मिलियन सेल होगी, और उस वक्त ये एक्सपेक्टेड है कि 243,000 के खर्चे होंगे। हम कर क्या रहे, करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट बना रहे। इस वर्किंग को करते हुए, स्टेटमेंट को बनाते हुए, हमने सिर्फ ये चेक किया है कि फ्यूचर में कोई गेन या लॉस एक्सपेक्टेड तो नहीं है। वर्किंग से ये पता चला कि गेन एक्सपेक्टेड है, देयरफॉर इट शुड नॉट एट ऑल बी कंसिडर्ड। और इस साल की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इसी साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस आने चाहिए। कोई कंफ्यूजन फाइनली वाइंड अप करें। 15900। फाइनली प्रॉफिट इज 79600। जी फाइनली इवन देन अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है कंप्लीट कर लें, कोई क्वेश्चन आप प्लीज वो चेक कीजिएगा इस डेटा में, डाटा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरी याद करवाना वेडनेसडे। कोई कंफ्यूजन? अब्दुलरहमान एक पेज अवेलेबल है ना? अच्छा सर जी, इस वक्त हम जिस सिचुएशन में है, लेट्स डिस्कस वेयर वी आर स्टैंडिंग आफ्टर 2 वीक्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि हमें पेशेंस चाहिए, ये हमारी मजबूरी है
कि हमारी कुछ ना कुछ बेस होगी तो हम वो शुरू कर सकेंगे जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो अभी हम वहां तो नहीं पहुंचे, लेकिन मैं कर ये रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में कि हमें जो रेलिवेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है आगे, जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वो जहन में होता है, तो ये तो जो जो मैं मुझे इस वक्त जहन में आ रहा है कि हमें रेलिवेंटली पता होना चाहिए, मेरा फोकस सिर्फ पहले उस पर है। तो हो सकता है कि आपको ये जो मैंने बुक दी है इंट्रो वाली, तो ये हमें सारी करने की ज़रूरत ना पड़े। पहले मेरा ख्याल था कि शायद ये सब कुछ, लेकिन अब मैं इस वक्त कर ही रहा हूँ कि कीपिंग इन माइंड द F1 सिलेबस, हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है पहले वो हो जाए, बाकी फिर देखेंगे साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो करते रहेंगे। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली फिर कहना पड़ेगा कि हम कहीं नहीं खड़े, लेकिन मैं वेडनेसडे से एक अब छुट्टी अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ रही है, तो उसके लिए एक असाइनमेंट मैं अभी दूंगा, तो 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह वो कल करेंगे। तो वेडनेसडे से अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो तो आप समझ लें कि हर अकाउंटिंग की बेस है, FA1 हो, इंट्रो हो, या थी कह लें FA2 हो, तो वो एक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, लेकिन वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको करने के बाद होपफुली अगर हमने हिम्मत की तो हमारा विजन भी इम्प्रूव हो जाएगा, और उसकी बेसिस पे मेरा ख्याल है कि शायद हम थोड़ा सा जल्दी, शायद कंपैरेटिवली जो मेरा पहला ख्याल था, कि हम अपने मेन सिलेबस की तरफ शायद जा सकेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो हमने जर्नल लेजर ट्रायल वगैरह बनाना सीखा है, आप इसकी प्रैक्टिस रखिएगा। ये लेजर बनाने, पोस्टिंग कैसे होती है, बेसिक डबल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, जब भी मैं इसकी कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट दूं तो आपने इसको सीरियस लेना है। ये नहीं कि ये मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये क्या हुआ बात है मैं फिर करूँ, आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना, सब मुसलसल करते रहना। क्योंकि मिनिमम स्टेप ये है कि कभी भी अगर आपके सामने वर्ड बोल दिया मैंने क्रेडिट सेल क्या होती है, तो आपके जहन में उसकी जनरल एंट्री अगर ना आ सकी और जल्दी ना आ सकी तो बात फिर सही बनेगी नहीं। क्रेडिट परचेज क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्या होती है, एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न्स क्या है, सेल रिटर्न्स क्या है। बल्कि बेस्ट और रहेगा एक पेज आपके सामने शेयर किया हुआ, ढूंढे है या घूम के जरा चेक तो करें, मेरा ख्याल था तो सही है कि नहीं? ये एक एंट्रीज वाला पेज था जिसमें मेरा 20, 22, 25 हो गई थी शायद, वो पेज जरा ढूंढ के ना अपनी इन बुक्स में कहीं रखना है। तो कल कोशिश ये करें कि दोबारा वो पेज जरा 5, 10, 25 मिनट 20 मिनट रिवाइज कर लें अच्छी तरह, और देन फिर मैं 3 क्वेश्चन और शेयर करूँ आपसे। तो कल का टाइम निकालें, हम छुट्टियां अब अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ईद मिलादुन नबी है, आप दुरूद पाक वगैरह पढ़ें, जो करना है इबादत करें, और बाकी जो आपको पता है नहीं काम होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए। तो अब आपकी जिंदगी का मिशन ही सिर्फ एक रह गया है, पढ़ना है और रब की इबादत करनी है। रब को साथ भी ला लेना है, या अल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो मेरी मदद कर। ये हमारा इस वक्त मिशन ये है, अपनी एफर्ट करें और रब को अपने साथ मुसलसल दुआओं में अपनी याद रखें। ठीक है, तो कोई फजूलियात ना तो अल्लाह का शुक्र आप पहले करते थे और ना ही कल का कोई प्लान है। ठीक है, तो प्लीज 3 क्वेश्चंस लेके जाइएगा। अब्दुलरहमान साहब क्वेश्चंस रेडी हैं, नीचे जा चुके हैं पेज, तो काइंडली एक असाइनमेंट वाला पेज है। यकीनन आज हम 20 मिनट अर्ली जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हम 20 मिनट अर्ली फारिग हो रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि वेडनेसडे से एक दिन के बाद जब हम आएंगे, बल्कि इस तरह करते हैं, मेरा ख्याल बात खत्म ही कर लेता हूँ, ऐसे बाद में भी आपके जहन में कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। ये जो कल छुट्टी आ रही है इसे लास्ट छुट्टी कंसिडर कर लें इस सेशन की। अल्लाह हाफिज। मेरा मैसेज लाउडली क्लियर है, लाउडली क्लियर है मेरा मैसेज है। दिस इज द लास्ट छुट्टी ऑफ दिस सेशन इंशाअल्लाह ताला। सर ठंडे के अलावा तो छुट्टी और कोई नहीं थी। एक मिनट ठंडे से मेरे भाई ने एक सवाल किया है, हमारे सेशन में संडे के अलावा तो अब छुट्टी कोई नहीं थी, तो मेरी इस बात का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द लास्ट छुट्टी ऑफ दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। वो अब्दुल मान साहब से लेके जाना, जरा शेयर करना है यार, 3 पेजेस 3 सवाल।